हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की। भारतीय राज्य व्यवस्था के क्रम में हम बिल्कुल इसके अंतिम पड़ाव में हैं। बात अगर हम करें वनडे एग्जामिनेशंस की, तो दोस्तों आपको जितना अब तक पढ़ा दिया गया है या फिर आगे जो 2-4 लेक्चर आपके और आने वाले हैं, तो वहाँ से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों बात अगर यूपीएससी लेवल की करें तो यूपीएससी लेवल की तो हमने चर्चा अब तक करी ही नहीं यहाँ पे। हमारा टारगेट तो खाली यूपीएसआई था और बाकी जितने भी इसके आसपास के वनडे एग्जाम हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले थे। तो दोस्तों इस राज्य व्यवस्था के क्रम में लगभग 3 से 4 वीडियोस और अपलोड की जाएंगी, उसके बाद में हम इसकी समाप्ति कर देंगे। ठीक है, हम जैसी स्टेट एग्जीक्यूटिव हमारा पूरा होगा, इसके बाद में हाई कोर्ट की बात करेंगे जो एग्जीक्यूटिव में ही आता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव में ही आता है। उसके बाद में फिर हम इसमें कुछ ऐसे हैं जैसे लोक अदालत है, परिवार अदालत है, पीआईएल है, उनके बारे में चर्चा करें, क्या क्या चीजें होती है, क्या चीजें इनके अंदर है। उसके बाद में फिर दोस्तों हम यहाँ पे एक बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था, जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों इलेक्शन कमीशन की, निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर एक बार पूरी की पूरी जितनी भी अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों में क्या क्या बातों का जिक्र किया गया है, तो उन सब बातों को आपके सामने लाके रख देंगे। और इतना सब कुछ होने के बाद में फिर आपका ये पॉलिटी हो जाएगा पूरा। इधर से हम ज्योग्राफी का फिर अपना शुरू कर देंगे काम। क्लियर है क्या दोस्तों? तो आइए देखते हैं। जिस प्रकार से हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा था, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे हमने प्रेसिडेंट पढ़ा, पार्लियामेंट पढ़ा, अपना संसद पढ़ा केंद्र वाला। तो उसमें हमने लोकसभा राज्यसभा की बात करी थी, सुप्रीम कोर्ट की बात करी थी, अटॉर्नी जनरल की बात करी थी, कैग की बात करी थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ चीजें हैं। जिस प्रकार से हमने पिछले लेक्चर में गवर्नर के बारे में पढ़ा था दोस्तों, राज्यपाल के बारे में पढ़ा था, तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सीएम और उसकी काउंसिल के बारे में। और यहां से ही हम चर्चा करेंगे विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। तो आइए देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से बातें रखी हुई है। देखिए दोस्तों क्या है, सीएम है या फिर इनके पिताजी पीएम है, दो चीज है, या तो सीएम है या फिर पीएम है। मैं आपको बता दूं ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं भारत में जिनके लिए कभी भी कोई चुनाव नहीं होता। अगर आपको ये लग रहा है कि हमारे राज्य में हमने तो वोट देकर सीएम को चुना है, तो वोट देकर आपने एमएलए को चुना होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुना होगा आपने, ना कि किसी सीएम को चुना होगा। जिस प्रकार से हम केंद्र के चुनाव में, जिस प्रकार से हम लोकसभा के चुनाव में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं, इसी प्रकार से हमने यहाँ पर एमएलए को चुना है दोस्तों। और वो क्या बनेगा? वही बनेगा सीएम। क्लियर है क्या? तो दोस्तों यहां पर सीएम पद के लिए चुनाव नहीं होगा, बल्कि जो एमएलए बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं, उन्हीं में से ही वही पूरे के पूरे लोग जितने भी वहां पर चुने जाते हैं, वो लोग मिलकर अपना एक लीडर घोषित करते हैं। और वो जो लीडर उनका होता है वही क्या कहलाता है? वही सीएम कहलाता है, चीफ मिनिस्टर या फिर मुख्यमंत्री कहलाता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है सीएम के लिए या फिर पीएम के लिए कोई भी ना तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ना ही इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ना तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है और ना ही अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इतना आपको याद रखना है दोस्तों। तो पीएम जो सीएम साहब है ये अपॉइंट होंगे, ना कि इलेक्ट होंगे, ये आपको याद रखना है। इनकी क्या होगी? नियुक्ति होगी। और जब नियुक्ति वाली बात आती है तो नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेगा कौन? गवर्नर, राज्यपाल। जिस प्रकार से पीएम की अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो वहां पे प्रेसिडेंट साहब करते हैं। इसी प्रकार से राज्य के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो गवर्नर होते हैं। तो यहाँ पर जो सीएम साहब है, सीएम साहब की जो नियुक्ति होगी, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सीएम अपॉइंट होगा ना कि इलेक्ट होगा। और सीएम का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो गवर्नर भाई साहब करेंगे। क्लियर है क्या? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पीएम हो या फिर सीएम हो, इनकी एक काउंसिल होती है, इनकी एक परिषद होती है। और इनकी परिषद में कुछ मंत्री होते हैं जिनको हम कहते हैं मिनिस्टर काउंसिल। क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं। मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद का ही एक मेंबर होता है कौन? ये सीएम। लेकिन मेंबर होने के साथ साथ इस मिनिस्टर काउंसिल के ये हेड भी होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मंत्री परिषद, राज्य की जो मंत्री परिषद होती है, राज्य की जो कार्यकारिणी मंत्री परिषद होती है, उसके जो हेड है वो कौन होते हैं? तो वो सीएम होते हैं। और इसी प्रकार से जो केंद्र की मंत्री परिषद होती है उसके हेड कौन होते हैं दोस्तों? तो पीएम होते हैं। ये आपको
आपको याद रखना है। पिछली क्लासेस में हम उनके बारे में बात कर चुके हैं। तो जो मिनिस्टर काउंसिल है उसकी अपॉइंटमेंट जो करता है, उसकी नियुक्ति जो कौन करता है दोस्तों, वो नियुक्ति की जाती है गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और लेकिन यहाँ पर जो गवर्नर साहब है, राज्यपाल है, ये राज्यपाल फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है इनकी नियुक्ति करने के लिए। अर्थात क्या है कि सीएम की सलाह पर, सीएम की सलाह पर ही ये क्या करेंगे, ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम क्या करेंगे, ये अपॉइंट करेंगे किसको, मिनिस्टर काउंसिल की नियुक्ति करेंगे दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर है क्या मेरी बात? अब यहां से अगर मैं बात करना चाहूं आपसे, तो वही चीजें हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी लोकसभा में, ठीक है दोस्तों। तो वहां पर क्या होता है कि जो हमारा ये मंत्री होते हैं, ये यहाँ पे 3 प्रकार के मुख्यतः मंत्री होते हैं, लेकिन इनको 4 प्रकार के बना दिए जाते हैं। सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, जिसको हम कैबिनेट मंत्री ही कहते हैं। एक होते हैं स्टेट मिनिस्टर, जिनको हम राज्य मंत्री कहते हैं, और एक होते हैं उप मंत्री, जिनको हम वाइस मिनिस्टर कहते हैं। लेकिन अब क्या है कि जितने भी बड़े मंत्रालय होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के अंडर में होते हैं, और कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जहां पर जो कैबिनेट मंत्री के अंडर में नहीं होते, उनका हेड बना दिया जाता है किसको, राज्य मंत्री को। तो जो जिन राज्य मंत्री को किसी मंत्रालय का प्रमुख बना दिया जाता है, तो उसे दोस्तों स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कहा जाता है, फ्री चार्ज स्टेट मिनिस्टर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर है क्या मेरी बात? उसके बाद में एक होते हैं उप मंत्री, जो सबसे निचले वाले स्तर पे आते हैं। तो ये पहले लेक्चर भी आपने देखे होंगे, उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से पीएम काउंसिल के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था, तो वहां से चीजों को पढ़ लेना दोस्तों। क्लियर है क्या मेरी बात? अब क्या है, जो हमारी पार्लियामेंट है, कोई भी पार्लियामेंट है, स्टेट की हो या फिर सेंटर की हो दोस्तों, उसके हमेशा 3 भाग होते हैं। अगर केंद्र की बात करूं तो नंबर 1 पे कौन आता है, प्रेसिडेंट आते हैं, फिर लोकसभा और राज्यसभा आती है। इसी प्रकार से जो राज्य वाली होती है उसके भी क्या होता है, गवर्नर होता है। नंबर 2 पे कौन होता है, विधानसभा होती है। नंबर 3 पे कौन होता है, विधान परिषद होती है। क्लियर है क्या दोस्तों? तो अब देखते हैं, क्योंकि गवर्नर तो हम पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं विधानसभा क्या होता है और इसके कितने मेंबर्स होते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं, वो सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। जिस प्रकार से हमने लोकसभा को जनता का सदन कहा था, इसी प्रकार से यहाँ पर जो विधानसभा है, इस विधानसभा को भी हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी मेंबर आते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, उन सब का चुनाव कौन करता है, उन सब का चुनाव करती है जनता। और अगर जनता इनका चुनाव करेगी तो जो एमएलए होंगे उनका जो इलेक्शन होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा, वो प्रत्यक्ष चुनाव होगा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर है क्या मेरी बात? तो ये यहाँ पर जनता द्वारा चुना गया सदन होता है, इसलिए इसको आपका हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है। और ये जनता द्वारा चुना गया होता है, इसलिए इसको फर्स्ट हाउस कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हम इसको क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। तो जो एलए होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, विधानसभा होता है, विधानसभा को हम जनता का सदन कह सकते हैं, इसको हम प्रथम सदन कह सकते हैं, इसको हम निम्न सदन कह सकते हैं, इसको हम टेम्परेरी हाउस कह सकते हैं, इसको हम अस्थायी सदन कह सकते हैं, और ये लोकप्रिय सदन होता है, इसको हम पॉपुलर हाउस भी कह सकते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर है क्या बात? अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो विधानसभा है, विधानसभा के मेंबर्स कितने हो सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज आपको याद रखनी है, विधानसभा के अधिकतम मेंबर्स की जो संख्या हो सकती है वो हो सकती है 500, और मिनिमम जो उसके मेंबर्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं कितने, वो हो सकते हैं भाई साहब 60। क्लियर है क्या दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि यहां पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वो 500 होता है, और जो न्यूनतम होता है वो कितना होता है, वो 60 होता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर है क्या? लेकिन एक बात है, देखिए 500 से ज्यादा तो नहीं है कहीं पर भी, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं जहां पर 60 से कम सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है। तो भारत के 3 राज्य दोस्तों, गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये एक ऐसे राज्य हैं जहां पर जो इनकी संख्या वो कितनी है, 40 है। ये 40 है, इसलिए मैंने इनको एक साथ में रख दिया। लेकिन एक राज्य है दोस्तों सिक्किम,
एक राज्य है सिक्किम जो आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या है मात्र 32, क्योंकि जनसंख्या बहुत कम है दोस्तों। क्लियर है क्या मेरी बात? तो यहाँ पे अगर राज्यों में पूछे कि किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है, तो दोस्तों वो सिक्किम आता है। और यहाँ पे गोवा और मिजोरम की कितनी है, तो 40 है, आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर है क्या मेरी बात? अब यहाँ से आपको एक चीज और याद रखनी है दोस्तों, जो यहाँ से यूपी है। यूपी भारत का एक ऐसा राज्य है, यूपी भारत का एक ऐसा राज्य है जिसके विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है, और वो कितनी है दोस्तों, वो है 404। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर है क्या मेरी बात? यहां से अब बढ़ते हैं आगे। अब बात ये है कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो आपको पता है कि यहीं से इसके पहचान से ही पता चल रहा है कि ये कैसा किस प्रकार से इनके अपॉइंटमेंट होने वाली है। इनके लिए क्या होता है दोस्तों, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये आपको याद रखना है। और डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है जनता खुद वोट देकर अपना प्रतिनिधि को चुनती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एबिलिटी, योग्यता की अगर हम बात करें दोस्तों, तो योग्यता में क्या है, योग्यता में सबसे मेन जो सबसे पहली चीज होती है वो भारतीय नागरिकता होती है। तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसके बाद में ओवर 25 ईयर ओल्ड होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उसके बाद में डू नॉट सर्व ऑन गवर्नमेंट जॉब, ये आपको याद रखना है कि किसी भी लाभ के पद पर सेवारत न हो। अगर होगा तो उसको वहां से त्याग पत्र देना होगा, तब जाके वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगा। क्लियर है क्या दोस्तों? इसके बाद में यहां से हम बात कर लेते हैं टेन्योर की। तो टेन्योर होता है इनका 5 वर्ष, और इसको शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है गवर्नर साहब, ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर है क्या मेरी बात? तो दोस्तों बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद एक ऐसी परिषद है जिसको राज्य का द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्य का उच्च सदन कहा जाता है, इसे स्थायी सदन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके लिए हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 169 बनाया गया है दोस्तों, जिस प्रकार से 170 में बात किया गया विधानसभा के बारे में, इसी प्रकार से 169 में बात किया गया किसके, विधान परिषद के बारे में, आपको याद रखना है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत के वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं, तो 6 राज्य मात्र यहाँ पे हैं। लेकिन इससे पहले 7 राज्य थे, तो 7वां राज्य कौन सा था, तो जम्मू कश्मीर था, इसको हमने हटा दिया। इस पूरे को हम जानते थे ताजकुंभ के नाम से, और जो 7वां राज्य कौन सा था दोस्तों, जम्मू कश्मीर था, जिसको हटा दिया गया है क्योंकि वहां पर क्या बन गई, वो यूटी बन गई, एक जम्मू और एक लद्दाख। क्लियर है क्या दोस्तों? अभी बात करने वाले निर्वाचन के बारे में कि इनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हम विधानसभा को फर्स्ट हाउस कहते हैं, इसे हम द्वितीय सदन कहते हैं, इसको हम यहाँ पे सेकंड हाउस कहते हैं। इसी प्रकार से इस प्रकार से वहां पर विधानसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा विधान परिषद है, इसको हायर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। और जैसे विधानसभा को हम अस्थाई सदन कहते हैं, इसी प्रकार से जो हमारा ये विधान परिषद है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, परमानेंट हाउस कहते हैं, अस्थाई सदन कहते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, अस्थाई सदन क्या है, अगर अस्थाई सदन है तो फिर विघटित क्यों जाता है, क्यों इसके मेंबर्स की संख्या में लगातार तब्दीली की जाती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पे बात की गई है। सबसे पहले बात करते हैं निर्वाचन की। निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो हमने देखा कि जो हमारी विधानसभा है, विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा होता है, इसलिए इसको पॉपुलर हाउस कहा गया, फिर जनता का सदन कहा गया, हाउस ऑफ पीपल कहा गया, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अर्थात विधानसभा के सदस्य या फिर अन्य बहुत सारे लोग मिलकर इनका चुनाव करते हैं। वो आपको बताएंगे भी कि किस प्रकार से होता है इनका निर्वाचन। लेकिन आपको ये याद रखना है, जिस भी राज्य के विधान परिषद की हम बात कर रहे हैं, जिस राज्य में, यदि यहां पर महाराष्ट्र की बात कर लें, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र राज्य की विधान परिषद के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां की जो विधानसभा है, क्योंकि वहां पर विधानसभा भी होगी, तो वहां के विधानसभा के जो कुल सदस्य हैं, उनका 1/3 सदस्य जितने होंगे, ठीक है, वो कहां पे होने चाहिए, वो होने चाहिए दोस्तों कहां पर, किसी भी राज्य की विधान परिषद में होने चाहिए, आपको याद रखना है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है विधानसभा के जितने भी सदस्य होंगे उसका 1/3 सदस्य यहाँ पर होना चाहिए, और ये क्या है, ये मैक्सिमम नंबर है दोस्तों। ये आपको याद रखना है कि ये अधिकतम संख्या है किसी भी राज्य विधान परिषद की।
के सदस्यों की कि उसी राज्य के विधानसभा के 1/3 सदस्यों का होना चाहिए यहाँ पे, या फिर जरूरी है, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये अधिकतम मेंबर है और कम से कम कितने होने चाहिए, तो कम से कम 40 होने चाहिए, इससे कम संख्या नहीं हो सकती, आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर है क्या मेरी बात? तो अब जो ये 1/3 सदस्य हैं, 1/3 सदस्य जो यहाँ पर हैं, इनका निर्वाचन करना है, तभी तो ये विधान परिषद में बैठेंगे जाके। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि अगर मैं इन 1/3 को पूरा 100% मान लूं, तो इन 100% का जो 1/3 सदस्य होंगे, 1/3 सदस्य जो होंगे वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे, विधानसभा के सदस्यों द्वारा उनका चुनाव होगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या मेरी बात? तो जो विधानसभा के 100% सदस्य होते हैं, उनका 1/3 मेंबर कहां पे होंगे, विधान परिषद में होंगे। और विधानसभा के सदस्य देखिएगा, जो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक बार इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके मैं बता दूं। सपोज दैट यहाँ पर जो हमारे ये विधानसभा है किसी भी राज्य की, मान लिया यहाँ पर 100 सदस्य हैं, तो 1/3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/3 हो जाएगा 33.3 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब यहाँ पर ये जो 33.3 है दोस्तों, ये किसी भी उस राज्य की, किसी भी नहीं, उस राज्य की विधान परिषद के लिए अधिकतम सदस्यों की संख्या हो जाएगी क्या, विधानसभा का 1/3 सदस्य। क्लियर है क्या? अब ये भी अपने आप में पूरा 100% था, ये भी अपने आप में पूरा 100% है। अब बात यह आती है दोस्तों कि अगर मैं इसको पूरा 100% मान लूं, तो इसका 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन करेगा, तो विधानसभा द्वारा होगा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा, ये आपको याद रखना है। तो जब मैंने इसका यहां से 1/3 ले लिया, तो 1/3 ये बचा और 1/3 ये बचा, क्योंकि 1/3 तो हमने ले लिया इसमें से। तो अब दूसरा ये है कि 1/3 सदस्यों का चुनाव करेगी वहां का लोकल गवर्नमेंट करेगी, वहां का स्थानीय निकाय करेगी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब बचा कौन हमारे पास में, ये 1/3, क्योंकि ये तीनों मिलके क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन कर रहा है, किसके, इसके 1/3 की बात कर रहे हैं। इसको हमने 3/3 में बांट दिया, यहाँ पे एक इधर एक इधर एक इधर। क्लियर है क्या? तो अब इसके 1/3 सदस्यों का जो चुनाव होगा वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा, 1/3 सदस्यों का जो चुनाव इसका होगा वो स्थानीय निकाय द्वारा होगा, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा होगा। अब जो ये वाला बचा है, ये वाला जो बचा है, अब इसका बटे 2 करते ही क्या हो गया, इसको 2 भागों में डिवाइड करके उन्होंने 1/6 किया और 1/6 किया, ये आपको याद रखना है दोस्तों। 1/6 सदस्यों के लिए चुनाव जो होगा वो कौन करेगा, यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, किसके द्वारा, गवर्नर द्वारा मनोनीत सदस्य यहाँ पर होंगे, ये आपको याद रखना है दोस्तों। लेकिन अब क्या है, बचे कौन, हम देखिए 1/3 ये पहले गए, 1/3 ये पहले गए, इसमें से उन्होंने आधे लिए, तो मतलब 1/6 लिए, बचे कौन, 1/6। अब क्या किया उन्होंने, इसका भी आधा कर दिया, तो यहाँ पे 1/12 बच जाएंगे। तो 1/12 मेंबर्स के लिए चुनाव कौन करेगा, यहाँ पर 1/12 मेंबर्स के लिए चुनाव होगा, कौन करेगा दोस्तों, तो स्नातकों द्वारा ये होगा, ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनके द्वारा ये चुनाव होगा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद में जो यहाँ पर ये 1/12 बचेगा, 1/12 सदस्य जो बचेंगे उनके लिए यहाँ पे चुनाव होगा, वो किसके द्वारा होगा, वो गवर्नमेंट टीचर के लिए होगा, ये आपको याद रखना है। गवर्नमेंट टीचर्स यहाँ पर क्या करेंगे, सरकारी जो अध्यापक होते हैं वो यहाँ पर निर्वाचन करेंगे, किसका, इनके 1/12 मेंबर्स के लिए, ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर है क्या? एक बार थोड़ा सा इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए। मैंने अभी आपको कहा था कि अगर हमारे पास में 100% मेंबर है किसी भी सदन के, किसी भी विधानसभा के, तो उसका जो 1/3 होगा, जो उसका 1/3 होगा, 1/3 कितना होगा, 33.3 होगा। तो ये 33.3 उसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी। क्लियर है क्या दोस्तों? अब ये है कि ये अपने आप में पूरा 100% है। अगर ये अपने आप में पूरा 100% है, तो मैं इसमें से 1/3 इस प्रकार से इसको 3 उसमें बांट सकता हूं। तो 1/3 सदस्यों के लिए चुनाव कौन करेगा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा। 1/3 सदस्यों के लिए चुनाव कौन करेगा, स्थानीय निकाय करेगी, लोकल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन जो भी 1/3 बचा, इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड किया, तो 1/6 यहाँ पे रखा। 1/6 मेंबर्स कैसे होंगे, नॉमिनेटेड होंगे, और नॉमिनेटेड किसके द्वारा होंगे, तो गवर्नर द्वारा होंगे। अब यहाँ पर जो 1/6 बचे हुए थे बाद में हमारे, इसके भी हमने 2 भाग कर दिए, 1/12 में और 1/12 में।
क्लियर है क्या दोस्तों? तो अब इसमें से जो 1/12 है ये वाले भाई साहब है, इनका चुनाव किसके द्वारा होगा? स्नातकों द्वारा होगा। और जो ये बाद वाले 1/12 बचेंगे, इसका चुनाव सरकारी अध्यापकों द्वारा होगा, गवर्नमेंट टीचर्स द्वारा होगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर है क्या मेरी बात? अब यहां से बात कर लेते हैं टेन्योर की। यहां पर जो इनका कार्यकाल होता है दोस्तों वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि स्थायी सदन है। तो जब इनके जो सदस्य हैं, जहां पे विधान परिषद के जो सदस्य होंगे उनकी संख्या तो मैंने आपको बताई है कि कितनी हो सकती है, लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों कि इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। तो अगर इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तो स्थायी सदन कैसे हो गया? तो आपको याद रखना है कि जिस प्रकार से हमने राज्यसभा के बारे में बात किया था, बिल्कुल वही सेम बातें यहाँ पर हम विधान परिषद के बारे में करेंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि किसी भी विधान परिषद के जितने भी टोटल मेंबर होंगे उसका 1/3 2 वर्ष के लिए चला जाएगा छुट्टी पे, और उसके स्थान पर नए 1/3 मेंबर्स अपॉइंट हो जाएंगे, उनका निर्वाचन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 मेंबर वहां से छुट्टी पर चले जाते हैं और नए 1/3 मेंबर्स का वहां पे निर्वाचन हो जाता है दोस्तों। क्लियर है क्या? तो पूर्ण रूप से यहां पर यह विधान परिषद भंग नहीं होती है, यह आपको याद रखना है दोस्तों। एबिलिटी की बात कर ले, योग्यता की बात कर ले, तो दोस्तों जो योग्यता यहां पर है, योग्यता के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो विधान परिषद है, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए या फिर किसी भी सदन या फिर किसी भी सरकारी पद पर बैठने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी भारतीय नागरिक होना जरूरी है। और दूसरी शर्त यह है कि किसी लाभ के पद पर सेवारत ना हो, डू नॉट सर्व ऑन गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद में तीसरी जो सबसे मुख्य जो शर्त है, इनकी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये आपको याद रखना है दोस्तों। 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या मेरी बात? तो दोस्तों हमने बात किया है इस लेक्चर में सीएम और सीएम काउंसिल, उसके बाद में विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे महाधिवक्ता के बारे में बात कर लेंगे और हाईकोर्ट के बारे में बात कर लेंगे। तो दोस्तों अगले कुछ ही लेक्चर में हमारा ये पॉलिटी हो जाएगा समाप्त। जितना आपके स्तर पे पूछी जाने वाली बातें हैं वो सब आपकी कॉपी के अंदर लिखी हुई है। क्लियर है क्या दोस्तों? तो मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में नई बातों के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।